हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इग्नू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारी इग्नू की क्लासेस का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे शुरुआत मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया था इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, 2 पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रखा है। देखिए, क्वेश्चन पेपर देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी हिंदी भाषा, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम हिंदी तो आती ही नहीं है। तो ये हिंदी की क्लास उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो कि जिनका सब्जेक्ट पार्ट बी में हिंदी रहेगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर पार्ट बी में जिस बच्चे का सब्जेक्ट हिंदी है, देखिए किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, वहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए मैं हिंदी की क्लासेस ला रही हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो हिंदी के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य क्या हैं देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको विजिबल ना हो तो आप लैंडस्केप में वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा काल को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिंदी क्या है, भारोपीय परिवार की आर्य भाषा है। अब इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरी देखिए नीचे लिखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, तीसरी लिखिए यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, ठीक है। तो ये 3 उपवर्गों में बांट दिया गया है किसको, हिंदी भारोपीय परिवार की आर्य भाषा को, ठीक है। देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो था 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ड्यूरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कब से कब तक बोली गई। दूसरा यहाँ पर इसका प्रकार था मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें 3 भाषाएं आ गई आपकी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। याद रहेगा, ये तीनों भाषाएं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। थर्ड है यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय रहा 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें आधुनिक भाषाएं आ जाएंगी जैसे हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती और मराठी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ। तो हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। भाषाओं का विकास इस क्रम में हुआ, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, और हिंदी। इसका क्रम याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर दे रखा है आपको हिंदी की बोलियाँ। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका विवरण इन्होंने नीचे दे रखा है। 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां। चलिए उपभाषा डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आ जाएंगी आपकी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली यानी कि कौरवी, बुंदेली, बांगरू यानी कि हरियाणवी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आ जाएगी आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। पहाड़ी में आ जाएगी आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि फिर जल्दी से हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। बीच में आपको लिखा दिख रहा है हिंदी और अपभ्रंश का संबंध, ठीक है। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप थे जिनसे हिंदी और उसकी बोलियों का विकास हुआ था। पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ठीक है। यानी कि अपभ्रंश की भी कई कैटेगरी हो गई यहाँ पर। पहला शेरसोनी अपभ्रंश, फिर देखिए नीचे केकई अपभ्रंश, टक अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और मागधी और अर्ध मागधी अपभ्रंश, ठीक है। अब इसमें भाषाएं कौन कौन सी है, शेरसोनी में कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। केकई अपभ्रंश में लहंदा। वर्तमान भाषा में ये कहाँ पे बोली जाती है, पाकिस्तान के कुछ भागों में बोली जाती है। टक अपभ्रंश में आ जाएगी आपकी पंजाबी, ब्राह्मण अपभ्रंश में सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी, मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी में अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पर आधारित भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। इस प्रकार हिंदी लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। आया समझ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा,
हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा कि हिंदी भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है, और आर्य भाषा काल के प्रकार पढ़े, ठीक है। और उसके बाद हमने हिंदी का विकास देखा, हिंदी की बोलियाँ, 5 बोलियाँ, उपभाषाएं और 18 बोलियों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फिर अपभ्रंश के भी प्रकार हमने पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में किया जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। स्थापत्य की एक शैली नागर शैली कहलाती है, जिसमें चतुर्भुज आकृतियाँ होती हैं। नागरी लिपि में भी चतुर्भुजी अक्षर हैं, इस कारण इसका नाम नागरी पड़ा। और फिर देव भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होने से ये देवनागरी भी कहलाई, ठीक है। देवनागरी क्यों कहलाई? क्योंकि इसका प्रयोग जो है देव भाषा के रूप में होने लगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देवनागरी वर्णमाला, ठीक है। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। 11 स्वर हैं देवनागरी वर्णमाला के अनुसार। अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। इस तरफ आएंगे थोड़ा। व्यंजन क्या क्या हैं यहाँ पर? क से लेके देखिए आपको ज्ञ तक दिखेंगे। इनको अलग अलग उसमें बांटा गया है कैटेगरी में। इनको डिटेल में समझने के लिए आप हमारी ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला की सीरीज़ है हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी पर, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ल्यूसेंट सामान्य हिंदी के सभी पाठ मैंने वहाँ पर आपको करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नोट: देवनागरी वर्णमाला में कुछ 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। अनुस्वार और विसर्ग को किशोरी दास बाजपेयी ने अयोगवाह कहा है और इन्हें स्वर ना मानकर व्यंजन कहा है। सरकारी किताबों में जो वर्णमाला उपलब्ध होती है उसमें द्विगुण व्यंजन नहीं है तथा संयुक्त व्यंजनों में श्र नहीं है। यहाँ जो वर्णमाला दी गई है ये देवनागरी का व्यवहारिक रूप है। इसमें प्रयुक्त सभी वर्ण हिंदी लेखन में प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी लिपि रोमन लिपि यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि से अधिक वैज्ञानिक है। वो कैसे? देखिए, हिंदी में जैसे आपको आप कहा जाता है, तुमको तुम कहा जाता है, तू को तू कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए वही वर्ड यूज़ होता है, यू, ठीक है। उसमें क्लैरिफाई आपको नहीं होगा कहाँ आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कहाँ कम दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की जो हिंदी भाषा है वो रोमन भाषा से काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? ठीक है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है, और भाषा में नए नए विचारों या अनुभवों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। भाषा में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो मैं आपको कुछ ही सेकंड का समय दूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, आंसर बी, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाषा को परिभाषित करता है? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, ठीक है। इसका ठीक आप लगाएंगे ए। सेकेंड क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको डिटेल में समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन या फिर स्पेनी। तो दूसरे का क्या सही होगा बताइए? दूसरे का सही होगा सी, ठीक है, मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, तीसरा। बोलियों पर सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक कार्य किसका है? मैक्समूलर का, गिलक्राइस्ट का, केटलर का या फिर ग्रियर्सन का? तो चौथे का आप क्या लगाएंगे? डी, ग्रियर्सन। इन क्वेश्चन को 2-3 बार आप देखेंगे वीडियो को, तब आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अब दिख रहा होगा आपको। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? उपबोली है, उपभाषा है, अपभाषा है या फिर भाषा है? तो पवारी और राठौरी क्या है? उपबोली है, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपीय, तुरानी और पापुई।
तो बहुत ही इजी भारोपीय परिवार की भाषा है, इस वीडियो की शुरुआत में हमने पढ़ लिया था। 7वां है भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य इंडो जर्मनिक किसने दिया है। आई रिपीट, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य इंडो जर्मनिक किसने दिया है। मैक्स मूलर ने, ग्रियर्सन ने, केटलर ने या फिर गिलक्राइस्ट ने। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको हर बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा 7वें का ए, मैक्स मूलर ने। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया था। अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या फिर अंगिका। 8वें का सही होगा सी, मागधी। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया है। ब्राचड़, उपनागर, आभीर या फिर ग्राम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राचड़। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में था कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया है, तो ब्राचड़। 10वां है, पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी या फिर बुंदेली। तो पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगी, अवधी। 10वें का बी। 11वां क्वेश्चन फटाफट से, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रजबुली। तो इसका सही आप लगाएंगे सी, ब्रज। 12वां क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, ओडिया, असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। शौरसेनी से, ब्राचड़ से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। 12वें का आ जाएगा डी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 13, भोजपुरी का क्षेत्र क्या है। आरा, भागलपुर, दरभंगा या फिर गया। तो 13 का हो जाएगा ए, आरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ। उपनागर से, मागधी से, शौरसेनी से या फिर पैशाची से। सही उत्तर होगा सी, शौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में। तो जो ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्यापति कीर्ति लता की भाषा क्या है। भोजपुरी, डिंगल, मगही या फिर अवहट्ट। 16वें का आप लगा लीजिए डी, अवहट्ट। 17 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठ रूप से दृष्टिगोचर होता है। ब्रजभाषा, अवधी, अर्धमागधी या फिर कन्नौजी। तो 17 का क्या हो जाएगा ए, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। शौरसेनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या फिर अर्धमागधी से। तो जो ऊपर थ्योरी में थोड़ा सा मैंने आपको पाठ कराया है उसको रट लीजिएगा, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप लगा लेंगे। 18वें का होगा सही, अर्धमागधी। 19वां क्वेश्चन देखें, भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग या फिर संचार विभाग। 19वें का आप क्या लगाएंगे सी, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से बांगरू किसकी उपबोली है। पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की या फिर बिहारी की। तो 20 का सही होगा सी, पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को पैशाची कहते हैं। लहंदा, दरद, कुमाऊनी या फिर गढ़वाली। तो पैशाची कहा जाता है दरद को, ठीक है, बी। 22वां क्वेश्चन है, पैशाची कहाँ बोली जाती है। कश्मीर में, ईरान में, पोलैंड में या फिर मेवाड़ में। तो 22वें का सही होगा, पैशाची बोली जाती है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस बोली को लरिया या रवलाहटी भी कहते हैं। अवधी को, बघेली को, छत्तीसगढ़ी को या फिर कन्नौजी को। तो 23 का सही होगा सी, छत्तीसगढ़ी। इसको लरिया और रवलहाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है। रेखता, हिंदवी, बांगरू या फिर दरद। 24वें का लगा लीजिए ए, रेखता। 25वां क्वेश्चन है, साज ज हिंदी का क्या अर्थ है। आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, तेजपत्ता या फिर इमली। 25वें का आप लगाएंगे सी, तेजपत्ता। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्य
शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, या यावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। 26वें का क्या होगा? डी, श्रेष्ठ वंश को। शब्द टाइकून किस भाषा का है? फारसी, अंग्रेजी, जापानी, या फिर संस्कृत। तो इसका सही क्या हो जाएगा? जापानी, सी। 28वां क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफ़र, या फिर फैज़। 28 का होगा सही अमीर खुसरो। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली है जिसे कहा गया है, हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फ़ारसी को, तुर्की को, या फिर उर्दू को। तो उर्दू को कहा जाता है हिंदी की शैली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें फटाफट। 30वां, भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने, मंझन ने, ईशा अल्लाह खान ने, या फिर अमीर खुसरो ने। तो 30वें का आप लगा लेंगे डी, अमीर खुसरो ने। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफ़ी कवि नहीं था? कुतुबबंद, जायसी, अमीर हसन, या फिर अमीर खुसरो। 31 का होगा डी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में। 32 का आप लगा लेंगे ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी कौन था? ईशा अल्लाह खां, गिलक्राइस्ट, हेमचंद्र, या फिर लल्लू लाल। 33 का क्या हो जाएगा? डी, लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, सिद्ध हेमचंद्र की भाषा है खड़ी बोली, मैथिली, शौरसेनी, अपभ्रंश, या फिर मगही। तो सिद्ध हेमचंद्र की क्या भाषा है? सी, शौरसेनी, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 35, लल्लू लाला जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया है? आई रिपीट, लल्लू लाला जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदुस्तानी, देवनागरी, भाखा, या फिर खड़ी बोली। तो 35 का सही क्या होगा? डी, खड़ी बोली। 36वां क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत, उद्दंड, मारदंड, मातृदंड, लोकमित्र, या फिर प्रजा हितैषी। तो 36 का क्या होगा? बी। 37 है यहाँ पर, भारतेंदु ने बाला बोधिनी पत्रिका कब निकाली थी? 1870 में, 1874 में, 1880 में, या फिर 1884 में। तो 37वें का सही होगा बी, 1874 में। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर, देखिए लास्ट में मैं आपको आंसर भी शो कर दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो बाला बोधिनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्तनी सुधार, देवनागरी लिपि सुधार, नारी शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो 38 का सही क्या हो जाएगा? सी, नारी शिक्षा। 39वां क्वेश्चन है यहाँ पर, शुक्ल युग यानी कि छायावादी युग की समय सीमा क्या थी? 1920 से 1936 तक, 1936 से 1950 तक, 1900 से 1920 तक, या फिर 1950 से 1970 तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 39 का? ए। ठीक है, 1920 से लेकर के 1936 तक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित लेखकों में से कौन शुक्ल युग के अंतर्गत नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सेठ गोविंददास, या फिर फडीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो 40 का सही हो जाएगा फडीश्वर नाथ रेणु। आया समझ? चलिए अब देख लेते हैं 41 क्वेश्चन। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा बिहारी मल, या फिर राणा अमर सिंह। तो 41 का आप लगा लेंगे ए, राजा जयसिंह। 42 क्वेश्चन है यहाँ पर, कमायनी को वृहत फैंटेसी किसने कहा था? मुक्तिबोध ने, डॉक्टर देवराज ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो 42 का सही होगा मुक्तिबोध ने। प्रगतिवादी युग की विशेषता है व्यक्तिवादी विचारधारा तथा मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण, आध्यात्म चिंतन और समाज सुधार, प्रकृतिवादी विचारधारा और लोकतंत्र में विश्वास, साम्यवादी विचारधारा तथा शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। तो 43 का सही होगा, प्रगतिवाद का युग जो है उसकी विशेषता क्या है? डी, साम्यवादी विचारधारा और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 44, राजभाषा का सही अर्थ है किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो 44 का सही क्या होगा? डी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, या फिर कोंकणी। बताइए।
तो 18 भाषाओं की सूची में जो नहीं है वो है सी मैथिली। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के अनुच्छेद 344 ए या फिर 1 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, 1960 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो 46 का आप लगाएंगे ए, ठीक है, 1955 में। 47 है यहाँ पर, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्री या फिर पाली? तो 47 का होगा सही बी, ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 48, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, बड़ौदा नरेश ध्रुवराज की राजज्ञाओं में, राष्ट्रकूट नरेशों की राजज्ञाओं में? बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं लिखने, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड, हैरस, बेडल, बाकी ऑप्शन ऊपर की तरफ है इसमें जी, जी.आर. हंटर या फिर डेविड डिरिगर? तो 49 का उत्तर क्या होगा? ए, ठीक है, 49 का उत्तर होगा ए। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं लिख पहले पढ़ा उन्होंने, उसके बाद उसे तमिल में परिवर्तित किया। किसने? रेवरेंड ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको एक जगह बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है ना। और बैक टू बैक क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना, फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी या फिर संदव? तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होगा सी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 51, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? यानी देवनागरी लिपि में किसने सबसे पहले सुधार किया, शुरुआत किसने की थी? राहुल सांकृत्यायन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महादेव गोविंद रानाडे ने? 51 का क्या हो जाएगा? सी, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 52, नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राधा कृष्ण दास? 52 का सही होगा राधा कृष्ण दास। 53 क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1925 ईस्वी में? तो 53 का होगा ए, ठीक है, 1910 ईस्वी में प्रयाग की स्थापना हुई थी। ये क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन था। 54 है यहाँ पर, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास या फिर प्रभात शास्त्री? 54 का सही आप लगाएंगे बी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी से ठीक पहले की भाषा थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अपभ्रंश। हिंदी से ठीक पहले की, हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना। चलिए 56 क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है? मगही, अवधी, बुंदेली या फिर मेवाती? तो 56 का क्या होगा? ए, मगही। 57 क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? टक अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश या फिर के अपभ्रंश? इसका सही उत्तर आप लगाएंगे बी, शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पाली किस धर्म की भाषा है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म? इसका आप लगा लेंगे सी, बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 48, 49, 52 या फिर 55? इसका सही उत्तर आप लगाएंगे 52। क्वेश्चन नंबर 60, देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9, 10, 11, 13? तो इसकी संख्या क्या है? 11 स्वरों की। ठीक है, इनके आंसर्स हैं, इन पे हम बाद में जाएंगे, पहले क्वेश्चंस रीड कर लें सारे। और आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल बीए टॉपर्स से भी जुड़ सकते हैं, एसएस स्टडी से जुड़ सकते हैं। बीए टॉपर्स पर तो आप वीडियो देख ही रहे हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर, प वर्ण किस वर्ग में आएगा? कंठ है, दंत है, ऊष्म या फिर ओष्ठ है? तो जब आप पा का उच्चारण करते हैं प,
तो ये होठ से निकलने वाली वायु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ओष्ठ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्म ध्वनि है य, श, अंक या फिर क। इसका सही उत्तर होगा बी, श। 63 क्वेश्चन है यहाँ पर, देवनागरी का उपयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता, पंजाबी, हिंदी, मराठी या फिर नेपाली। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाबी, क्योंकि पंजाबी की जो लिपि है वो तो गुरुमुखी है ना। अगला है यहाँ पर, विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही क्या होगा, बी, व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महाप्राय ध्वनि कौन सी है, क, ख, ग या फिर ये सभी। तो 65वें का सही होगा बी, ख। अगला क्वेश्चन, इनमें से घोष ध्वनि कौन सी है, क, ख, ग, प। 66 का आप लगा लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, अवधी, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 67 का आप लगा लेंगे बी, मगही। क्वेश्चन नंबर 68, कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है, बुंदेली का, बांगरू का, खड़ी बोली का या फिर जयपुरी का। तो देखिए कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं, 4, 5, 3, 6। इसका सही उत्तर होगा 4। 70वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रज भाषा किस उपभाषा वर्ग में आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर बिहारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे पश्चिमी हिंदी। ये इसके आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से संबंधित, जिसमें कि हमने हिंदी भाषा, इसके विकास के बारे में पढ़ा, इसकी लिपि से संबंधित क्वेश्चंस को हल किया। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ और कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, और इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।